नमस्कार दोस्तों, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हमारे कोरल इकोसिस्टम। ठीक है, देखते हैं कोरल इकोसिस्टम में क्या है। देखिए, आप लोगों को पहले बता दूं कि इकोलॉजी के अंदर आपको तीन इकोसिस्टम होते हैं जो पढ़ने होते हैं। तीन इकोसिस्टम, ठीक है। कौन कौन से इकोसिस्टम है? तो फर्स्ट है आपका वेटलैंड इकोसिस्टम, वेटलैंड इकोसिस्टम। सेकंड है आपका मैनग्रोव इकोसिस्टम। सच कहूँ तो इन तीनों में मतलब इसके सिवाय और तीसरा इकोसिस्टम ये रहा आपका कोरल इकोसिस्टम। तो मेरे हिसाब से इन दोनों में अब कोई रेलेवेंस नहीं रहेगा। यूपीएससी ने जितना क्वेश्चन पूछा था वो सारा का सारा इससे पूछ चुका है। ओके, एंड अदर थिंग, ये इकोसिस्टम इतना मतलब कोरल इकोसिस्टम की तरह डाइवर्स और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल नहीं है या ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे क्राइटेरियाज नहीं भरे पड़े जैसे कि आपके कोरल इकोसिस्टम में, जिसके बारे में डिस्कशन किया जाए। ऑलरेडी कई बार इसको डीएनएस में लिया जा चुका है, जो आपका डेली न्यूज एनालिसिस रेगुलर बेसिस पे किया जाता है। उसके अंदर कई बार इन सबको डिस्कस किया जा चुका है। तो अगर आप लोग चाहें तो उसमें विजिट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, या फिर जस्ट सिंपली आप वेटलैंड इकोसिस्टम करके आप स्पेस यूपीएस सिटी करके सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अगर आप लोग को फिर भी चाहिए कि हाँ ये अलग से एक वीडियो बनना चाहिए तो मैं उसको आप लोग मेंशन कर दीजिएगा। वैसे भी कमेंट बॉक्स खाली जाता है तो उसमें आप लोग लिख दीजिएगा, मैं आपका ये वेटलैंड इकोसिस्टम, मैंग्रोव इकोसिस्टम और दो चार छोटे मोटे टॉपिक्स, क्योंकि अगर इनके ऊपर वीडियो बनाना पड़ा ना तो मुश्किल से 3 या 4 मिनट का वीडियो बनेगा जो कि इररेलेवेंट रहेगा, किसी काम का नहीं। ओके, और उसमें कुछ वैसा सिर्फ फैक्चुअल डिटेल्स लिखना होगा, वेटलैंड इकोसिस्टम यहाँ है वहाँ है ऐसा है, मैंग्रोव इकोसिस्टम यहाँ है वहाँ है। लेकिन कोरल इकोसिस्टम के बारे में ऐसा नहीं। कोरल इकोसिस्टम बहुत डाइवर्स है, बहुत ही सारी चीज़ें इसके अंदर भरी पड़ी है। ठीक है, तो वो हम लोग डिस्कस करने वाले। बट अगर इनकेस फिर भी आप लोगों को लगता है कि इन दोनों के बारे में भी आपको जानकारी बहुत ज़्यादा तगड़े तरीके से चाहिए या मैं बता दूँ उसके अंदर, तो आप लोग मेंशन कर दीजिएगा ये दो और एक दो यहाँ वहाँ से छोटे मोटे चोरी करके टॉपिक्स वगैरह उठा के एक पूरा वीडियो बना दूंगा और उसको अपलोड कर दूंगा। ओके, तो फिलहाल आप लोग कोरल इकोसिस्टम पढ़िएगा जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग इकोसिस्टम है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका मोस्ट डाइवर्स इकोसिस्टम्स में से एक होने का इसको दर्जा मिला हुआ है। मतलब आप लोग को दिखाओ कितना सुंदर दिखता है ये, आपको ये दिखाता हूँ। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल है ना। और इससे भी बहुत सारे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फोटोज थे, मैं सोचा कि बस फोटो दिखाते रह जाऊंगा तो फिर सब बोलेंगे कि बस टाइम पास कर रहा है। तो बेटर है कि मैंने एक ही फोटो यहाँ पे लिया है। देखिए आप कितना सुंदर दिख रहा है। देखिए इसके कलर्स कितने रिच है ना। ये देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर, यहाँ पे पिंकिश कलर, पिंकिश रेड कलर, कैसा कितना सुंदर दिख रहा है। ये देखिए बफ कलर का कितना मस्त दिख रहा है। ओके, यहाँ जो नीचे ये दिख रहा है ना, ये डेड है। ठीक है, ये मर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, ये डेड है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये सब डेड है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ये पीछे की जो है ये सब सब डेड है। ओके, तो डेड के ऊपर ये रहते हैं। मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा कैसे ये डेड वगैरह के ऊपर कैसे सर्वाइव करते हैं, क्या है कैसे है, सब डिस्कस किया जाएगा। ओके, तो खैर ये मोस्टली पहले तो पहले ये सोचा जाता था कि ये क्या बोलते हैं, ये भी बता दूं कि ये बहुत ही ग्रिगेरियस होता है। मतलब कॉलोनीज में आता है, बड़े बड़े कॉलोनीज में आता है। ऐसे अकेले नहीं रहेंगे, इनको मतलब टाइम पास करने के लिए लोग चाहिए। ऐसे नहीं चाहिए अकेले मैं रहूँगा एकांतवास में, मैं और मेरा फ़ोन और चार्जर बस होना चाहिए और इंटरनेट होना चाहिए बस, इसके सिवाय ऐसा नहीं रहता। इनका पूरा का पूरा एक झुंड रहता है, गैंग बना के इन लोग हमेशा रहते हैं। देख ही सकते हैं आप लोग को, मैंने दिखाया जो फोटो उसके अंदर, ये अलग टाइप का कोरल होगा, ये अलग टाइप का कोरल होगा, बाकी अलग टाइप के कोरल्स होंगे, लेकिन रहेंगे सब एक साथ। ओके, एंड पहले तो ये सोचा था कि ये सिर्फ और सिर्फ वार्म एरियाज में रहता है। वार्म एरियाज मतलब ट्रॉपिकल एरियाज में ही रहते हैं। लेकिन अब कंफर्म हो चुका है कि आपके क्या बोलते हैं कोल्ड एरियाज में भी आपके क्या बोलते हैं कोरल्स पाए जाते हैं। बट वहाँ पे इनका थोड़ा सा नेचर चेंज होता था। ओके, मैं बताऊंगा कैसे किस तरीके से होता है। बट फिलहाल आप लोग बस इतना याद रखें कि अब ये फिक्स हो चुका है कि वार्म के सिवाय सिवाय कोरल मतलब ट्रॉपिकल और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल हर रीजन में ये पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आप लोग को बता दूं, ये कोरल जो होता है ये एक पॉलिप होता है। मैं आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। ये देखिए ये कोरल का स्ट्रक्चर है। ओके, इसमें ये जो आपका दिख रहा है इसको कोरल पॉलिप कहते हैं। ठीक है, इसको कोरल पॉलिप कहते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये याद रखिएगा। ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसके नीचे जो आप लोग ये स्केलेटन देख रहे हैं जिसको बेस भी कभी कभी बोलते हैं, एक्चुअली स्केलेटन्स क्या होता है कि जो ये कोरल पॉलिप मर जाता है ना तो उसका यहाँ पे क्या बोलते हैं, आप कह सकते हैं उसकी हड्डियां मच गई, कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, तो ये जब मर जाता है तो इसका कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है। ऐसे कई सारे लेयर्स, कई सारा आपको कह सकते हैं कि काफ़ी जनरेशन टू जनरेशन ऑलरेडी मर चुके रहते हैं जो कि नीचे स्केलेटन बनाते हैं, बेस बनाते हैं और उसके ऊपर ये कोरल पॉलिप रहता है। ओके,
ये कोरल पॉलिप जो होगा ये ऑलरेडी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जैसे कि आप लोगों ने वो देखा होगा जो जिसमें मोती बनती है, सीपी जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, उसको पर्ल्स जिसमें बनते हैं उसको ऑयस्टर ऑयस्टर बोलते हैं ना, हाँ ऑयस्टर ही बोलते हैं, ठीक है। पर्ल्स जो होते हैं वो जिसमें बनते हैं उसके अंदर एक्चुअली एक ऑर्गेनिज्म रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रेट करने वाला ऑर्गेनिज्म रहता है। तो उसके अंदर कुछ भी अगर कचरा जाता है, कुछ भी छोटा सा कण मतलब कण वगैरह जाता है, तो वो उसके ऊपर फिर ऐसे राउंडिंग करना स्टार्ट करता है और फिर अल्टीमेटली वो एक मस्त मोती बन जाते हैं, ठीक है। सेम यहाँ पे वो ऑर्गेनिज्म है, बट यहाँ पे मोती वोती नहीं बनने वाला, यहाँ पे वो रहता है। बट इसके ऊपर आके रहते हैं जू जैंडले, ठीक है, इनको कहते हैं जू जैंडले। दे आर एल्गीज एक्चुअली, ठीक है, दे आर एल्गीज। ये एल्गी क्या करता है, ये खाना बनाता है, ठीक है। एल्गी एक्चुअली में खाना बनाता है। बट ये इनके ऊपर क्यों रहता है, क्योंकि इसको सपोर्ट की जरूरत होती है, पानी का बहाव है। ये जू जैंडले बहुत ही कमजोर है, बहुत ही नाजुक कली है, यहाँ से वहां बह के चली जाती है। तो बेटर है कि वो क्या करती है कि इनके ऊपर बैठ जाती है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इसको सपोर्ट, एक स्ट्रक्चर देते हैं, इसको घर देते हैं, रहने के लिए एक कमरा दे देते हैं कि हाँ भाई तू यहाँ पे रहना, ओके। और ये क्या करता है, इन टर्न जू जैंडले क्या करता है कि इसको खाना बना के देता है, क्योंकि इसको खाना चाहिए ना जीवित रहने के लिए। तो ये खाना कहाँ से पाएगा, ये जू जैंडले से पाएगा। जू जैंडले खाना बनाएंगी और वो ट्रांसफर करेंगी आपके कोरल पॉलिप को कि लो कोरल पॉलिप खाना बन गया, रेडी हो गया, चलो खा लो। एंड जो कोरल पॉलिप रहेगा वो इसको रहने का घर देगा, ठीक है। कि मतलब एक तरीके से मियाँ बीवी वाला हिसाब है, ठीक है। हालांकि अब ऐसा कुछ नहीं है, बट ये समझ सकते हैं कि इसको कहा था सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। इसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहा जाता है, इन विच बोथ द ऑर्गेनिजम्स आर इंटरडिपेंडेंट ओवर ईच अदर, ठीक है। मतलब एक का दूसरे के बगैर नहीं चलने वाला, दूसरे का पहले के बगैर नहीं चलने वाला, ठीक है। दिस इज द वे, ओके। वापस से बता देता हूँ, इसमें जो कोरल्स है, जो कोरल्स, ये कोरल पॉलिप जो है, ये क्या करता है कि इसको रहने की जगह देता है, इसको अपने ऊपर स्टेशन करता है। एंड ये जो कलर आप लोग देख रहे हैं ना, ये कलर एक्चुअली जू जैंडले की वजह से, ये अलग अलग जू जैंडले इसके ऊपर चिपके हुए, दैट इज वाई इसका ये कलर है। जैसा भी वैरायटी का जू जैंडले टच करेगा वैसा मतलब वहां पे रहेगा, वैसे कलर उसको मिल जाता है, ओके। तो ये आपके जो कोरल पॉलिप्स है उनके ऊपर ये आके बैठ जाएगा और वो क्या करेगा, वहां पे वो खाना बनाना स्टार्ट करेगा। एंड ये खाना विल बी यूज बाय द कोरल पॉलिप्स फॉर देयर न्यूट्रिशन वगैरह के लिए। एंड इन टर्न दे विल प्रोवाइड द शेल्टर, वो इसको रहने के लिए घर प्रोवाइड करे कि जू जैंडले को रहने का एक जगह प्रोवाइड करे, ओके। होप करता समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आते हैं कंडीशंस फॉर कोरल सर्वाइवल, ठीक है। यहाँ पे देख लो कुछ बचा तो नहीं, हाँ ठीक है, ये मैंने बता दिया ऑलरेडी, ओके। कंडीशंस फॉर कोरल सर्वाइवल, ठीक है। तो मैंने बताया कि एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं भाई, एक एक दूसरे को खाना बना के दे रहा है, एक दूसरे को शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है कि आप रहो यहाँ पे अच्छी तरीके से रहो, ओके। नेक्स्ट, इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि भाई जू जैंडले जो होता है वो खाना बनाता है, ठीक है। तो इसके कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया, खाना कैसे बनाता है, फोटोसिंथेसिस, सिंपल एल्गे है वो फोटोसिंथेसिस से बनाएगा। बट जो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि भाई ऐसे भी रीजन्स हैं जो मतलब कोल्डर रीजन्स हैं जहाँ पे कोरल पाए जाते हैं, तो वहाँ पे जू जैंडले नहीं होता है, उनके ऊपर ना किसी और तरीके का एल्गे रहता है जो फोटोसिंथेसिस से नहीं, कीमोट्रॉफिक से कीमो कहते हैं ना वो, केमिकल्स का यूज करके वो खाना बनाता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के सिवा एक कीमोसिंथेसिस होता है, यस कीमोसिंथेसिस शब्द आ गया, वर्ड आ गया, ठीक है। कीमोसिंथेसिस होता है, एक तो फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में लाइट की जरूरत होती है, लेकिन कीमोसिंथेसिस में लाइट की जरूरत नहीं होती है, केमिकली वो खाना बना देता है, ठीक है। तो सेम वैसा जो कोरल्स होता है वो यहाँ पे इनके कोरल जो एल्गेज होते हैं वो नीचे जो कोल्डर रीजन में जो रहने वाले आपके कोरल्स हैं वहां पे क्या बोलते हैं उनके ऊपर वो रिसाइड करते हैं कीमोसिंथेसिस वाले, ओके। बट हम लोग को स्टडी करना है आपके वार्म रीजन वाले, ट्रॉपिकल बेल्ट वाले, ठीक है। ट्रॉपिकल बेल्ट वाले जो आपके कोरल्स हैं उनका कुछ स्टैंडर्ड है, उनका कुछ स्टेटस है, उससे नीचे वो नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो इनकी बहुत अकड़ है, बहुत नखरे है इसके। तो इसकी वजह से क्या होता है ना, इनके कुछ हर एक चीजें डिसाइड है कि ये इतने में रहेगा, उतने में खाएगा, ऐसे रहेगा, वैसे नहाएगा, ये सब सब इसका पहले से डिसाइडेड है। तो बारी बारी देखते हैं। फर्स्ट है इसका स्टेबल क्लाइमेटिक कंडीशन होना चाहिए, मतलब जो जहां पे भी ये उग रहा है वहां पे क्लाइमेटिक कंडीशन एकदम स्टेबल होना चाहिए। क्लाइमेटिक कंडीशन मतलब वहां पे बारिश धूप ये सब की बात नहीं हो रही है,
उस जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम तो पानी का इकोसिस्टम है, मैंने बताया था पानी के इकोसिस्टम के अंदर कोई भी क्लाइमेटिक फैक्टर से इफेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मतलब क्या बोलते हैं आपका सॉल्टीनेस है, मतलब सैलेंडे है, या फिर डेंसिटी है, या फिर आपका थर्मोक्लाइन वगैरह जो है, इन सब का वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एकदम स्टेबल होना चाहिए, एकदम स्टेबल कंडीशन होता है। बहुत ही स्मॉल फ्लक्चुएशन से भी ना इनकी डेथ हो जाती है, तुरंत मर जाते हैं, चल कुछ हुआ नहीं कि तुरंत मरना शुरू कर देते हैं, ओके। नेक्स्ट, यहाँ पे वार्म वाटर होना चाहिए, यहाँ पे वार्म वाटर होना चाहिए, कोल्ड वाटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोल्ड वाटर सह नहीं सकते। इसके अलावा इनको सलाइन वाटर, हल्का सलाइन वाटर चाहिए, एक्स्ट्रा सलाइन वाटर नहीं, इस नेक्स्ट वाले में ये लिखा हुआ है। क्लियर सॉल्ट वाटर होना चाहिए। सॉल्ट वाटर के अंदर क्लियरिटी होनी चाहिए, मतलब उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो नहीं होने चाहिए। डस्ट पार्टिकल्स ये इस जूस एंडले के अंदर जाके पोर्स में जाके बैठ जाते हैं, उनको किल कर देते हैं, उनको मार डालते हैं। तो दैट इज वाई वहाँ पे भी वो सर्वाइव नहीं कर पाते। आपका सॉल्ट वाटर एकदम सलाइन नहीं होना चाहिए, और बहुत ही कम, मतलब ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम फ्रेश वाटर हो गया, ठीक है। तो फ्रेश वाटर और सलाइन वाटर के बीच में वाला रीजन होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट, यहाँ पे ये जो प्लैंकटन्स होते हैं उनकी अबेंडेंस होनी चाहिए, ठीक है, उनकी अबेंडेंस होनी चाहिए, तो ये सर्वाइव करते हैं, ओके। नेक्स्ट, यहाँ पे पोल्यूशन का लेवल, आप समझिए कि जिसके अंदर छोटे छोटे वो क्या बोलते हैं कण अगर जाने से वो मर जा रहा है, तो यहाँ पे पोल्यूशन का लेवल थोड़ा भी होगा तो ये तुरंत मर जाने वाला है, ठीक है। तो ये मतलब जरा सा भी पोल्यूशन हुआ कि इनका मरना तय है, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कहाँ कहाँ पे मर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन ये इसके कंडीशंस फॉर सर्वाइवल है। बहुत ही छोटा माइन्यूट फ्लक्चुएशन से भी इनकी डेथ पॉसिबल हो जाती है, ओके। इनके डेथ को ब्लीचिंग कहते हैं, आगे बताऊंगा आप लोग को, ठीक है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स की बात करते हैं। तो ये आपका फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ, एटॉल्स, 3 टाइप के हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये है एटॉल रीफ, सॉरी, ये आपका फ्रिंजिंग रीफ है ऐसे, और ये बैरियर रीफ है, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे मतलब इसका बनता कैसे है। तो ये देखिए, ये आपका फ्रिंजिंग रीफ क्या, जो ये आपका फ्रिंजिंग रीफ है, ये कैसे बनता है कि आपका सपोज बीच है, बीच के जस्ट बगल में ये दिखता है आपको, एकदम जस्ट बगल में दिखेगा, मतलब आप इसके ऊपर वॉक कर सकते हो, आप इसको देख सकते हो, छोटा सा डाइव लगा के जाके देख सकते हो, ओके। तो सॉरी, ओके। एंड नेक्स्ट है ये आपका बैरियर रीफ, ठीक है। बैरियर रीफ थोड़ा सा डिस्टेंस पे होता है, ठीक है। वो क्या होता है, पानी में थोड़ा सा आगे होगा, मतलब 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर के दूरी पे ये रीफ पूरा का पूरा बना होगा, और काफ़ी ऊंचा होगा, मतलब काफ़ी डेप्थ पे होके ये काफ़ी ऊंचाई तक गया होगा, ओके। जैसे मैं आप लोगों को अगर डायग्राम से दिखाऊं तो ये ऐसा कुछ, अगर क्या बोलते हैं आपका कोस्ट है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये पानी भरा हुआ है। तो आपका फ्रिंजिंग रीफ कभी भी एकदम एकदम जस्ट बॉर्डर पे ही होंगे, बीच के एकदम जस्ट बॉर्डर पे होंगे, ओके। लेकिन जो आपका बैरियर रीफ होगा वो कहीं अंदर होगा, और वो जमीन से ऐसे काफी ऊपर तक आके फिर ऐसे नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ बैरियर रीफ, ओके। नेक्स्ट, इसके बाद अटॉल आता है। अटॉल पूरा का पूरा सर्कुलर शेप का होता है, बीच में उसके लगून होता है, दैट इज नोन एज अटॉल, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे कैसे आपका है। बट यहाँ पे देखिए, पहले देखते हैं इसका बनने का तरीका क्या है, ठीक है। तो आपके चार्ल्स डार्विन, ठीक है, चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने आपका सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला जो थियरी आप लोग जानते होंगे, वो थियरी जो दिया था, उस थियरी मतलब वही वाले जो चार्ल्स डार्विन है, उन्होंने क्या बोलते हैं रीफ के लिए भी मतलब अटॉल्स, ये आपके जो कोरल रीफ्स हैं वो कैसे सर्वाइव करते हैं उससे रिलेटेड भी उन्होंने थियरी दी थी, जो आज बहुत ही वैलिड है, ओके। तो इन्होंने सपोज किया कि सबसे पहले शुरू में कोई एक वॉल्केनिक आइलैंड होगा, या फिर कोई भी आइलैंड होगा जो कि अंडरगोइंग सब्सिडेंस होगा। ये बहुत ही प्रोमिनेंट पॉइंट है कि सब्सिडेंस होगा, इसके अंदर सब्सिडेंस का काम होते रहना चाहिए, ठीक है। तो ये सब्सिडेंस की तरफ जा रहा है, इसके मतलब इसके नीचे का जो क्या बोल सकते हैं, इसकी जो जमीन है वो नीचे की तरफ चली जा रही है, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होगा ना, इसके आसपास आपके जो ये आपके जो कोरल्स होंगे वो आके यहाँ पे घर बना लेंगे, ठीक है। जब वो घर बनाएंगे और इसका सब्सिडेंस होता रहेगा धीरे धीरे, तो ये क्या करेंगे, अपने आप को बचाने के लिए, चूंकि वो ज़्यादा दूर तक मतलब गहरे पानी में जा नहीं सकते, ज़्यादा गहरा पानी रहेगा तो भी मर जाएंगे, थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन हुआ तो मर जाएंगे। तो अपने आप को जिंदा रखने के लिए वो क्या करेंगे, अपने आप को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, तेजी से रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ऐसा रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट करेंगे, और क्या बोलते हैं, चूंकि यहाँ पे रिप्रोड्यूस करके पानी के ऊपर नहीं निकल सकते, पानी के ऊपर जाएंगे तो भी मर जाएंगे। तो दैट इज वाई वो बाहर की तरफ आउटर रीजन में वो इंक्रीज होना स्टार्ट करते हैं। होप करता हूँ आप लोग समझ में आ रहा है कि यहाँ पे वो जब आके यहाँ पे बैठेंगे, सॉरी, यहाँ पे जब बैठेंगे तो वो देखेंगे कि भाई ऊपर की तरफ
मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, ऊपर की तरफ पॉसिबल नहीं, क्योंकि पानी के बाहर निकल जाएंगे, पानी के बाहर जाएंगे तो तुरंत मर जाएंगे। तो दैट इज वाई दे ग्रो आउटवर्ड, ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन में वो मूव करना स्टार्ट करेंगे और वहां पे ग्रो करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इस तरीके से ग्रो करना स्टार्ट करेंगे। तो दिस विल बी कॉल्ड एज फ्रिंजिंग रीफ। ये देखिए आपका फ्रिंजिंग रीफ बन गया। ओके, फर्दर ये ऐसा अभी भी इसका डाउनवर्ड ड्राफ्ट चालू ही है, ये नीचे की तरफ जा ही रहा है, ठीक है, ये फ्रिंजिंग रीफ बन चुके हैं, ठीक है, धीरे धीरे करके फ्रिंजिंग रीफ बन चुके हैं। अब इसका और ये क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड ड्राफ्ट जब नीचे और ज़्यादा नीचे चला जाएगा तो ये क्या करेंगे, अपने आप को फर्दर सर्वाइव करने के लिए ये और आगे तक बाहर तक जाएंगे, ठीक है, जितना ये बाहर जाते जाएंगे उतना इनकी गहराई बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, उतना ज़्यादा ये अंदर तक जाते रहेंगे और ये वॉल्केनो नीचे की तरफ जाता रहेगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि बहुत छोटा सा वॉल्केनिक टिप ऊपर की तरफ होगा और बाकी ये ऐसा थोड़े थोड़े बाहर और बाकी का ये बीच में लगून बना होगा, ठीक है। तो दिस इज नोन एज बैरियर रीफ। मैंने बताया ना, ये आप जब यहाँ पे खड़े होगे तो यहाँ पे देखोगे कि हाँ 20 किलोमीटर पे या 10 किलोमीटर पे बैरियर रीफ बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे फ्रिंजेस पे था, यहाँ पे बीच में लगून है, उसके बाद फिर बैरियर बना हुआ, ठीक है। नेक्स्ट इसके आगे क्या होगा, अटोल का फेस आएगा। अटोल के फेस में क्या होगा, ये आपका जो वॉल्केनिक आइलैंड है पूरी तरीके से सबसाइड कर जाएगा, नीचे की तरफ पूरा का पूरा चला जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो साइड साइड में आपके ये बैरियर रीफ थे वो वैसे के वैसे प्रोट्रूडिंग रहेंगे, वो वैसे के वैसे रहेंगे। बस वो क्या करेंगे कि अपने आप को कंप्लीट करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ देखिए इसमें ये अपवर्ड डायरेक्शन से देखा जा रहा है। तो आपका ऊपर पहले वॉल्केनिक आइलैंड था, फिर उसका फ्रिंजिंग रीफ बने, उसके बाद ये लगून के अंदर बनने वाला आपका बैरियर रीफ बन गया, ठीक है, ये बैरियर्स है और ये बीच में आपका वॉल्केनिक आइलैंड है और ये लगून देगा। एंड अल्टीमेटली ये भी चला जाएगा नीचे, आपका जो वॉल्केनिक आइलैंड है वो पूरा का पूरा नीचे चला जाएगा और ये लगून ऐसा कैसा रह जाएगा और इसके अंदर ये अपने आप को फिलअप करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो दिस इज नोन एज एटॉल। ओके, समझ में आ गया होगा, कहता हूँ, नहीं समझ में आएगा तो वापस से देख लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है बेनिफिट ऑफ कोरल रीफ इकोसिस्टम, ठीक है। बेनिफिट ऑफ कोरल रीफ इकोसिस्टम क्या है? बेनिफिट्स बेनिफिट्स अगर बात करें तो सिंपली आपका ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा इन लोग का मतलब आपके कल्चर या इसमें वगैरह में सिग्निफिकेंस इतना नहीं रखते। मेनली इनका जो आपका क्या बोलते हैं रोल है वो आपके इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के हिसाब से ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल आपका टूरिज्म वगैरह के अंदर ज़्यादा है, ठीक है, टूरिज्म वगैरह के लिए इनका थोड़ा बहुत सिग्निफिकेंस है काफ़ी ज़्यादा। अब तो अपने मतलब इंडिया में भी काफ़ी सारा मतलब बीच टूरिज्म, वो स्कॉर्नलिंग कुछ बोलते हैं, एस SKNORLLING, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ तो है, मैं क्या भी वजह लिखा हूँ, ठीक है, SNOR के, हाँ, स्नॉर्केलिंग, ठीक है, स्नॉर्केलिंग, ये सब जो चीज़ें होती है, डाइविंग, फिशिंग, अंडर वाटर डाइविंग, ये सब जो चीज़ें होती है वो सब अपने यहाँ पे भी अब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा एक्सपांड होती चली है। तो ये सब क्या इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के हिसाब से अच्छा है। ओके, इसका मतलब इकोसिस्टम पे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, वो हम लोग बाद में देखने वाले हैं, बट यहाँ पे इकोनॉमिक वैल्यू वगैरह है। इसके अलावा कहीं कहीं पे ये सोर्स ऑफ फूड की तरह भी काम करते हैं और मेडिसिन भी क्या बोलते हैं, मेडिसिनल वैल्यू भी इनका थोड़ा बहुत है, ठीक है। बाकी जो वहाँ के नेटिव ट्राइब्स वगैरह होंगे उनके लिए थोड़ा थोड़ा इनका कल्चरल सिग्निफिकेंस होता है। कुछ कुछ मतलब कुछ कुछ ट्राइब्स वगैरह इनको बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस मानते हैं, वो सब चीज़ें इनके अंदर है। बाकी और कुछ इसका खास काम नहीं है। आपके लिए सिर्फ देखा जाए तो एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है, बाकी और कुछ इतना खास नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट। अगर मेजर कोरल रीफ्स के रीजन्स वगैरह अगर पूरे वर्ल्ड में देखना चाहें तो ये आपके मेजर, ठीक है, इसके अलावा भी हैं बट ये प्राइमरली है आपके वार्म बेल्ट के सारे आप देख सकते हैं कि यहाँ तक आप देख सकते हैं, यहाँ तक कोल्ड वगैरह रीजन में भी ये पाए जा रहे हैं, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा आपका बेल्ट है, आप ये आपका इंडियन ओशन वाला बेल्ट है, ठीक है, इसके अंदर आपके इतने सारे पाए जाते हैं, ठीक है। ये पूरा अलग अलग मतलब रीजन के हिसाब से डिवाइडेड है कोरल रीफ्स के अलग अलग। ओके, इंडिया के अंदर देखा जाए तो ये आपके 5 पैचेस हैं जहाँ पे आपके पाए जाते हैं कोरल रीफ्स, ठीक है। गल्फ ऑफ कच्छ, आपका मुंबई से गोवा या फिर आप महाराष्ट्र गोवा आप बोल सकते हैं। ये आपका पार्क बे और गल्फ ऑफ मन्नार वाला, अंडमान निकोबार आइलैंड्स और लास्टली है लक्षद्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप पूरी तरीके से एटोल रीफ है और क्या बोलते हैं आपका बाकी जो है वो सब फ्रिंजिंग रीफ्स है, ठीक है। इसके अलावा बैरियर रीफ ऐसा नहीं है कि नहीं पाया जाता, कहीं कहीं पाया जाता है। अंडमान निकोबार के आइलैंड के आसपास थोड़ा बहुत बैरियर रीफ पाया जाता है बट दे आर नॉट सो मच प्रोमिनेंट। दैट इज वाई हम लोग जानते हैं कि बस फ्रिंजिंग रीफ और एटोल रीफ हमारे यहाँ पे ज़्यादा प्रोमिनेंटली पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट।
अब ये लास्ट इवेंट है इसका, कोरल ब्लीचिंग। अब तो पैदा हुआ, जिंदा रहा, खाया पिया, नहाया धोया, अब लास्टली उसके मरने का समय आ गया, ठीक है। तो मरने के जो मतलब इसकी डेथ की जो प्रोसेस है उसको कहा था ब्लीचिंग, ठीक है। ब्लीचिंग क्यों कहा जाता है? इसका कलर उड़ जाता है, दैट इज वाई इट इज नोन एज ब्लीचिंग, ठीक है। ब्लीच करना जानते हैं ना, कोई भी चीज़ को ब्लीच करने का मतलब क्या होता है, उसका कलर निकालना, दैट इज नोन एज ब्लीचिंग, ठीक है। तो छोटा मोटा भी डिफरेंस हुआ तो ये तुरंत मरना स्टार्ट कर देता है। इनका मतलब मेरे मन का नहीं हो रहा तो मैं मरने जा रहा हूँ, मैं मरने जा रहा हूँ, मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ, ऐसा करके मरना स्टार्ट करते हैं। इनफैक्ट आप लोग को मैं बता दूं, यूएनएपी ने बोला है 2014 से लेके 16 के बीच में सबसे ज़्यादा ग्लोबल ब्लीचिंग के इवेंट्स हुए हैं। मतलब इतने ज़्यादा कि आप मतलब अगर एग्जांपल के हिसाब से देखा जाए तो आपका जो ग्रेट बैरियर रीफ है आपके ऑस्ट्रेलिया के बगल में, वो उसमें कम से कम 29 से लेके मतलब 30 से लेके 50% तक का कोरल रीफ पूरी तरीके से 2016 के अंदर ही अकेले गायब हो गया था, ठीक है। इतनी ज़्यादा ब्लीचिंग वगैरह के इवेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब एक छोटा सा फ्लक्चुएशन भी झेल नहीं सकते। मतलब 1 डिग्री का भी अगर 1 डिग्री सेल्सियस का भी अगर राइज हुआ या फिर ड्रॉप हुआ, ड्रॉप तो भी थोड़ा बहुत सह, लेकिन राइज हुआ कि तुरंत इनका मरना तय हो जाता है, ठीक है। तो विच इज़ वेरी प्रोमिनेंट है आपके यहाँ पे। 1 डिग्री का तो हर गर्मी के मौसम में आपके यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार में तो हमेशा ही बढ़ा जाता है, ठीक है। तो दैट इज़ वाई इनकी ब्लीचिंग के इवेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर ब्लीचिंग को मैं दिखाऊं आप लोगों को, कुछ इस तरीके से होता है। ये आपका हेल्दी कोरल है जिसकी हम लोग बात की थी कि भाई आपका ये आपका कोरल पॉलिप है, उसके ऊपर आपके जूस एंडेले बैठे हुए हैं, ठीक है। इसको कलर दे रहे हैं, ओके। बट थोड़ा सा भी अगर चेंजेस वगैरह आना स्टार्ट हुआ, ठीक है, जैसे कि टेम्परेचर ही कोई ले लेते हैं, आपका वाटर का जो टेम्परेचर है वो इनके थ्रेशोल्ड लिमिट से थोड़ा ऊपर की तरफ जाते हुए दिख रहा है, ठीक है। सपोज कीजिए कि इनको 27 डिग्री सेल्सियस लास्ट तक चाहिए, ठीक है, परसेंटेज लिख रहा हूँ, डिग्री सेल्सियस तक लास्ट चाहिए, सपोज कीजिए, ओके। तो अब ये जैसे मतलब 25 से जैसे जैसे 26 के या 27 के आसपास घूमने लगे, या 26 से 27 की तरफ जैसे जाने लगेंगे, तो उनके अंदर टेंशन बिल्डिंग होना लगता है, धीरे धीरे वो कांपना स्टार्ट करते हैं और अपने हरकतें चेंज करना स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे वो क्या करेंगे कि अपने मतलब उन लोग अपना घर बार छोड़ने का पूरा पैकिंग कर लेंगे, अपना बोरिया बिस्तर बांध लेंगे और समझ जाएंगे कि अभी टेम्परेचर राइज होने वाला है, नाउ वी हैव टू शिफ्ट फ्रॉम हियर टू कहीं कहीं और भागेंगे, ठीक है। तो जैसे ही वो टेम्परेचर उसके उनके थ्रेशोल्ड लिमिट से जैसे से जाता चला जाएगा, वो अपना घर छोड़ के भागना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसे वो मतलब एक तरीके से छोड़ के जैसे ही मतलब मर जाते हैं ये भी एक्चुअली में, तो ये छोड़ के अगर चले भी जाते हैं यहाँ से कहीं और कहीं लिए भी चले जाएंगे, तो ये जो बाकी का रीजन रहेगा कोरल पॉलिप, ये एकदम मतलब ग्रेइश वाइट कलर का होता है, ठीक है। तो दैट इज वाई इसको कहा था ब्लीचिंग। अब पहले तो इनके ऊपर कोई कलर था, ठीक है, अभी मैंने दिखाया कि ये जो जूस अंदर थे यही इनको कलर देते हैं। जब यही चले गए तो अब नीचे का जो कोरल पॉलिप है उसका कलर तो एकदम ग्रेइश वाइट हो जाता है। तो दैट इज वाई इट इज नोन एज अ ब्लीच्ड कोरल, ठीक है। इसको कहा था ब्लीच कोरल। कौन कौन सी चीज़ों से हो सकता है? टेम्परेचर के चेंज से हो सकता है, कुछ भी पोल्यूशन वगैरह ज़्यादा हो चुका, ओवर एक्सपोजर ऑफ सनलाइट वगैरह से हुआ, मतलब वही सेम टेम्परेचर राइज हो जाता है, ओके। एक्सट्रीम लो टाइड्स, हद से ज़्यादा लो टाइड आ गया तो भी वो मतलब एक्सपोज हो जाएंगे, बाहर पानी से बाहर आ जाएंगे, तो इन दैट केस ऑल्सो भी ये डेथ हो जाती है इनकी, ठीक है। तो दिस आर ऑल द थिंग्स जिसकी वजह से इनकी ब्लीचिंग के इवेंट्स वगैरह होते हैं, ओके। कोरल रीफ्स को अगर थ्रेट क्या है इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो ये आप लोग मतलब अभी आप लोग बता दो कि जो मालवन रीजन है आपका महाराष्ट्र में, मुंबई के पास है। मुंबई के पास ये मालवन रीजन, सिंधुदुर्ग फोर्ट वगैरह इसी के आसपास है, ठीक है। तो ये मालवन रीजन में इतना ज़्यादा मतलब टूरिज्म के एक्टिविटीज़ को मतलब कोरल्स को दिखाने के लिए इतना ज़्यादा मतलब विदाउट एनी साइंटिफिक वो सब करे, लोकल अथॉरिटीज़ वगैरह तो कुछ काम दिए नहीं, ध्यान नहीं दिए। उन्होंने देखा कि वहाँ पे कोरल रीफ्स को बहुत ज़्यादा डैमेज पहुँचा, क्योंकि वहाँ पे टूरिज्म वगैरह वही जो मैंने आपको बताया, स्नॉर्केलिंग वगैरह चीज़ें और अंडर वाटर डाइविंग वगैरह की चीज़ें वो सब करा करा के वहाँ के कोरल रीफ्स को बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से डैमेज कर दिया। गोवा में भी ऐसे सेम सेम इवेंट्स वगैरह हुआ था। इनफैक्ट ऐसा कहा जा रहा है कि आपका यहाँ से लेके यहाँ तक देखा जाए तो क्यूमुलेटिवली लगभग 33% आपके पिछले 4 साल के अंदर, मतलब 2016 से लेके 2019 के बीच में पिछले 4 सालों के अंदर लगभग 33% ऑफ द टोटल कोरल्स जितने भारत में पाए जाते हैं वो सबको काफ़ी डैमेज वगैरह हुआ है, ठीक है। गल्फ ऑफ मन्नार का मैंने जैसे बता दिया कि हर साल समर के मंथ में वो ब्लीचिंग वहाँ पे इवेंट होता ही होता है, ओके। बाकी ये सब चीज़ें फैक्चुअल डिटेल्स है, आप लोग देख सकते हैं, इतना कुछ खास नहीं है, ओके।
नेक्स्ट लास्टली ये दिखा दूं कि मतलब ये आपके जो रेड कलर के पैचेस दिख रहे हैं, दीज आर द पैचेस जहाँ पे कभी कोरल लीव्स हुआ करते थे, ठीक है, लेकिन नाउ दे हैव गॉन, ठीक है, वो वैनिश हो चुके हैं वहां से। क्यों? क्योंकि पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, अनदर थिंग वगैरह चीज़ें इसके अंदर इतना ज़्यादा खराब तरीके से एडअप हो चुकी हैं कि ये मतलब उन्होंने पूरी तरीके से उस रीजन का क्या बोलते हैं कोरल लीव्स को डैमेज कर दिया, तबाह कर दिया, खराब कर दिया, ठीक है। तो दिस इज ऑल इन द कोरल रीफ इकोसिस्टम। चलिए इसी के साथ वाइंड अप करता हूँ, आप लोग से कल फिर मुलाकात करूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक ऐसे पढ़ते हैं, थैंक यू मैम, चलिए।